नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ और सरकार के दायित्वधारी कर्नल अजय कोठियाल का कहना है कि उन्हें पद पर मिलने वाले वेतन पर भत्ते नहीं चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि कर्नल अजय कोठियाल के बयान के बाद उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक के बाद एक जिस तरह के निर्णय यहाँ पर लिए जा रहे हैं वो जनता के हित के निर्णय यहाँ पर किया जाता है। राज्य मंत्री कर्नल अजय कोठियाल जी, उन्होंने भी एक बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया है। क्या कुछ निर्णय है उस पर बातचीत करेंगे, सीधी बातचीत होती। सर, आपने एक बड़ा जन कल्याण वाला निर्णय यहाँ पर लिया, जो आपको वेतन या जो दूसरी सुविधाएं मिलती थी वो दूसरे खर्च के लिए इस्तेमाल करने की आपने बात की है। क्या कुछ कहेंगे सर? मेरे को पहले तो धामी जी वो पहचानते हैं आदमी को कि किस में क्या क्षमता है, उस तरीके से फिर उसको एम्प्लॉय भी करते हैं। तो मेरे को उन्होंने जब ये जो सैनिक कल्याण सलाहकार समिति है उसका अध्यक्ष बनाया तो हमको भी बड़ा अच्छा लगा कि ठीक है, जो हमारे एक्सपीरियंस हैं उससे हम कहीं सैनिकों का और उत्तराखंड का दोनों का एक तरीका बनाएंगे और दोनों का अच्छा वेलफेयर भी और भला भी हो। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, ये जो निदेशालय है सैनिक कल्याण का, इन्होंने एक लेटर भेजा है सचिवालय में। तो उसमें उन्होंने कॉपी मेरे को भेजी। तो उसमें था कि कोई 2.5 लाख के करीब या कोई 25-25.5 लाख रुपए साल के ये जो बजट है उसमें से हमारे ऊपर इन्वेस्ट होगा, जिसमें गाड़ी होती है, फिर जो साथ में सहायक वगैरह हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, इन सब का। तो वो तो हमारी कहीं रिक्वायरमेंट थी नहीं वो पैसों की। मतलब 2018 में जब मैंने आर्मी से वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया है तो उससे पहले तो मेरे पास सारी सुविधाएं अगर होती तो और उनको देखता तो फिर मैं आर्मी में ही रहता। मेरे कोर्समेट आज जो हैं आर्मी में वो मेजर जनरल हैं, तो वो तो एक सब प्रिविलेजेस जो थी हम आ रखे हैं अपने एक मज़े से इंजॉय करके, सोशल वर्क जो होता है जिसे बोलते हैं, लेकिन अंदर से जो फीलिंग है। और उसके बाद ना फिर मतलब मेरे साथ एक एडवांटेज और भी है कि पेंशन तो मेरी है ही अच्छी खासी। मेरे को जो गैलेंट्री अवार्ड्स मिल रखे हैं उसके मेरे को स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग पैसे मिलते हैं। उसके बाद में क्योंकि मेरे को गोलियां लग रखी हैं आतंकवादी ऑपरेशन में, तो वो जो वुंडेड होते हैं उनका तो इनकम टैक्स भी नहीं पड़ता। शादी हमारी होनी रखी है, कोई ऑब्लिगेशन है नहीं। तो ये पैसे हमारे लिए ही इतने सफिशिएंट हैं कि हम अपना जो बेसिक नीड होती हैं और जो ये सैनिक कल्याण विभाग की जो हमारी जिम्मेवारियाँ हैं उनको ना मैं इनसे पूरा कर सकूँ। तो तब मैंने ये कहा कि ये जो पैसे हैं क्योंकि ये बजट में होते हैं तो इन पैसों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है कि इनको जो सैनिकों के लिए वेलफेयर स्कीम होती है उसमें यूज़ करा जाए। वो एक कार्रवाई मैंने करी और साथ में उस लेटर में मैंने एक और भी चीज़ मेंशन करी है कि मेरे को रिक्वायरमेंट है खाली एक छोटे से ऑफिस की निदेशालय में, ताकि मैं समन्वय बना सकूं, कोऑर्डिनेशन बना सकूं डायरेक्टरेट से और सबसे। उसको बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो कोई था 2,45,000 के करीब, कि वो खर्चा मैं करूँगा। इन केस वो अप्रूव हो जाता है तो ठीक है, मेरे को दे देना। इन केस नहीं होता है तो फिर वो मेरे को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर उससे मैं अपनी कार्रवाई आगे लेके चलूँगा। तो ये था प्लान बेसिकली। उत्तराखंड राज्य सीमित संसाधनों का राज्य है और आपका निर्णय कह सकते हैं कि दूसरे बड़े नेताओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत कहा जा सकता है, क्योंकि अगर राजनीति में आए हैं, जनसेवा के लिए आए हैं, तो फिर ऐसे निर्णय बहुत लेना जरूरी भी है। तो उसे किस रूप में देखते हैं या क्या कुछ कहेंगे सर ऐसे और लोगों को भी कि वो भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि राज्य हित के लिए ऐसे निर्णय लेते रहें? देखो, मैं औरों को तो किसी को इस चीज़ में कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं अपनी फीलिंग को ज़रूर हाईलाइट कर सकता हूँ कि कहने के लिए ना कोई बोलता है कि ये जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हैं, लेकिन ये तो एक मतलब निर्धारित अपॉइंटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बनाई गई हैं। तो इन अपॉइंटमेंट्स को सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। अगर किसी को इस अपॉइंटमेंट का इंचार्ज बनाया जा रहा है, ये पद दिया जा रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं अपने आप ही रोल भी होना चाहिए गवर्नेंस में या जो एडवाइजरी में या किसी भी तरीके से, जो कि एक उसकी अपॉइंटमेंट का सही इस्तेमाल हो सके। सर, अभी तक आप बने मतलब कुछ बातचीत हुई सर, कितना समय में और बेहतर करने के लिए आप काम कर रहे हैं? पूर्व सैनिकों का कैसे इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है राज्य विकास के लिए सर? देखो, इसमें क्या है, जो ये जो समिति है इसका कंपोजिशन इस प्रकार से है कि एक इसमें चेयरमैन है, 2 इसमें वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी हो गए, 2 और अधिकारी हैं, और उसके बाद 6 इसमें मेंबर्स हैं। तो मैं इसमें वाइस चेयरमैन और अधिकारी ऑप्शनल हैं, लेकिन जो 6 मेंबर्स हैं उनका मैंने सिलेक्शन कर रखा है। उनका मैंने इस तरीके से करा है कि उत्तराखंड में जो सैनिक हैं, सैनिकों का जो आर्मी के टाइम का जो एक्सपीरियंस है अपनी नौकरी के दौरान, वो कैसे उत्तराखंड के लिए यूटिलाइज हो सकता है। तो मैंने जैसे एक लड़का है कुंवर सिंह, मतलब कैप्टन कुंवर सिंह, वो गढ़वाल स्काउट का,
उसका एक्सपीरियंस है, एवरेस्ट चढ़ा हुआ है, सारे जो माउंटेनियरिंग स्कूल्स होते हैं उसमें इंस्ट्रक्टर रहा है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, सियाचिन ग्लेशियर में, HMI में, ये अपना निम में। तो उसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ एज सलाहकार टू टूरिज़्म डिपार्टमेंट। एक है जो कि डिज़ास्टर का एक्सपीरियंस है उसको बहुत तगड़ा, तो उसको एज एडवाइज़र टू हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, उत्तराखंड में तो रोज़ ही डिज़ास्टर आते हैं इस सीज़न में। जैसे केदारनाथ में रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, उसी प्रकार के हाई ऑल्टीट्यूड में अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शन मॉडल कैसे बनने चाहिए, इसमें यमुनोत्री और इन जगहों पे, उसमें एक उसका मैंने ऐसे कर रखा है। तो ऐसे मैंने 6 अलग अलग महकमे एक्सपर्टीज़ जो कि एडवाइजरी मेरे साथ में गवर्नमेंट को दे सके। और अब हम गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहे हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को, कि ये आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है एज एडवाइजरी, वॉलंटियर और है तो वो इसको। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से यह स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार के लिए राज्य में कोई भी जगह नहीं है। और जैसे ही सोशल मीडिया पर हैशटैग धामी स्ट्राइक ऑन करप्शन ट्रेंड करने लगा तो लाखों लोगों ने इस अभियान को लेकर अपना समर्थन दिया और मुख्यमंत्री की कार्यशैली को खुलकर सराहना भी की। आपको बताते चले कि धामी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाइयों ने आम जनता में विश्वास पैदा किया है और जिससे कि सिस्टम बदल सकता है। इस तरह की बातें लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री धामी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक बड़ा कदम जो है उठाया गया और जिसमें कि उन्होंने पेयजल निगम हल्द्वानी के अधीक्षण अभियंता को भ्रष्टाचार के आरोप से निलंबित कर दिया। तो वहीं आपको बता दें कि अब तक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 200 से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों और असामाजिक तत्वों को जेल भेजा जा चुका है। इससे पहले ऑपरेशन कालनेमी के तहत भी धार्मिक चोंगे की आड़ में ठगी करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की गई थी और इस अभियान ने न सिर्फ राज्य भर में संदेश दिया है बल्कि अब कानून से बचना आसान नहीं है, बल्कि आम जनता में भी विश्वास पैदा कर दिया है। अब खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सिंचाई विभाग के जलाशयों में जमा सिल्ट को निकालने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिन जलाशयों में अधिक मात्रा में सिल्ट जमा हो चुका है और जिससे कि धारणा जो क्षमता है वो अत्यधिक कमी आ रही है उसमें, तो उनको सिल्ट को निकालने के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रस्तुत करें। साथ ही साथ जलाशयों की धारणा क्षमता में वृद्धि हो जाए और उसके डाउनस्ट्रीम में जो भी बदलाव है, जिस भी तरीके से जलभराव की आशंका ना रहे। उन्होंने यह भी निर्देशित कहा है कि सिल्ट निकालने के लिए फॉरेस्ट रिजर्व क्षेत्र में मानक का पालन करते हुए प्रस्ताव को तैयार करें और इसके लिए राष्ट्रीय जल विभाग संस्थान के साथ साथ रुड़की जैसे संस्थान से स्टडी करवाना भी सुनिश्चित करें। अब खबर देवप्रयाग से है, जहां पर करीब 8 किलोमीटर पहले बूलिया गांव के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि श्रीनगर की ओर से जा रही होंडा शाइन बाइक जिसपे कि 2 भोले सवार थे, अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। बाइक पर सवार मिंटू मिश्रा निवासी सुंदर विहार नई दिल्ली सड़क पर ही गिरकर घायल हो गया था, तो जबकि दूसरा व्यक्ति रमेश मिश्रा निवासी लिलवा हावड़ा पश्चिम बंगाल सड़क से करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही राहत बचाव की टीमें जो है मौके पर पहुंची और जहां पर SDRF श्रीनगर टीम मौके के लिए रवाना हुई और जिसपे कि रमेश मिश्रा को रेस्क्यू कर खाई से सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। घायल को प्राथमिक उपचार देकर जिला पुलिस को सुपुर्द किया गया और जहां से उसे एम्बुलेंस के द्वारा श्रीनगर अस्पताल में भेजा गया है।
खबर देहरादून से है, जहां भारी बारिश के चलते केदारनाथ में हेली सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं और बावजूद इसके बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और उनके कुछ करीबी साथी सावन के पहले सोमवार के मौके पर हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे थे। आपको बता दें कि इस पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा का कहना है कि केदारनाथ में दर्शन की मनाही नहीं है, लेकिन हेली सेवाएं बंद है क्योंकि पिछले 39 दिनों में 5 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं और ऐसे में शासन के द्वारा बारिश तक सेवा रोकने के निर्देश दिए गए थे और जिसके बावजूद अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने नियमों की धज्जियां उड़ाई है। केदारनाथ में दर्शनों की मनाही नहीं है, लेकिन केदारनाथ में हेली सर्विसेज बंद की गई हैं क्योंकि भारी बरसात है। 39 दिन में 5 हेलीकॉप्टर गिरे हैं, ये गंभीर विषय था और एक ये जारी किया गया था निर्देश कि हेली सेवाएं बरसात तक नहीं चलेंगी। उसके बाद भी हेमंत द्विवेदी अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पहुँचे हैं। वो साथी कौन थे, वो भी एक बड़ी टिप्पणी है रावल के ऊपर आरोप लगाने वाले और जिन्होंने पूरा स्कीइंग का जो हमारा क्षेत्र है उसको ख़राब किया था गुप्ता बंधु ने, उनका व्यक्ति उस यात्रा में शामिल था। तो इस बात का उत्तर हेमंत द्विवेदी जी को देना चाहिए। बड़े पद पे हैं, उनको ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, ये मेरा मानना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से चल रही योजनाओं की प्रगति पर जानकारी ली और कहा कि इन योजनाओं को और भी बेहतर तरीके से लागू किया जाए। मंत्री जोशी ने हाउस ऑफ हिमालयास के साथ साथ मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना और ग्रोथ सेंटर जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की गहराई से समीक्षा की। उन्होंने खासतौर पर हाउस ऑफ हिमालयास के तहत बनने वाले उत्पादों की पैकेजिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के साथ साथ उसको मजबूत करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि ये उत्पाद देश विदेश में बिक सके। तो वहीं आपको बता दें कि मंत्री ने मसूरी और नैनीताल में मोमबत्ती निर्माण जैसे कार्यों को महिला समूहों से जोड़ने की बात भी कही। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए। इसके अलावा उन्होंने मिलेट्स से बने बेकरी उत्पादों जैसे मिलेट्स रस और अन्य नए प्रोडक्ट्स को विकसित करने के काम में भी तेजी लाने के आदेश दिए, जिससे कि गांवों में रोजगार और आय के नए साधन प्राप्त हो सके। अब खबर रुड़की से है, जहां पिरान कलियर पहुंची उत्तराखंड के अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने दरगाह साबिर पाक में चादर चढ़ाई और देश में अमन चैन की दुआ भी मांगी। तो वहीं आपको बता दें कि उनके स्वागत के लिए पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी और हज कमेटी के सदस्य अकरम साबरी ने फूलों के बुके को देकर उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं उपाध्यक्ष फरजाना बेगम अपने साथियों के साथ दरगाह पहुंची और सबने मिलकर चादर पोशी भी की। इस मौके पर उन्होंने इलाके में फैली गंदगी को लेकर नाराजगी भी जताई और साफ सफाई पर ध्यान देने की बात कही। तो वहीं आपको बता दें कि फरजाना बेगम ने यह भी कहा कि अगर कोई भी अल्पसंख्यक परेशान या पीड़ित होता है तो आयोग उसके साथ खड़ा रहेगा और न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद भी करेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हर पीड़ित की आवाज को आखिरी छोर तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, सारी धार्मिक जगहों पे मैं जा रही हूँ, जितने मेरे अल्पसंख्यक में आती हूँ, तो साबिर साहब के यहाँ ना आए ऐसा हो नहीं सकता, तो यहाँ भी आना जरूरी था। मैं सीधे ऑफिस से यहीं आ रही हूँ, मज़ार पे ही आई हूँ। बाकी आपके सामने एक लड़की का मामला आया था, उसके लिए आपके सामने बात करी है जी। जैसा आपने कहा, बस मेरा यही है कि जो अंतिम छोर तक अगर व्यक्ति बैठा है तो हमारी सरकार की योजनाएं उन तक जानी चाहिए। कोई भी अगर अपनी कोई समस्या लेके आया है अल्पसंख्यक में और वो ठीक है, सही है, तो उसके साथ न्याय होना चाहिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांवड़ यात्रा में बढ़ती अव्यवस्था और हुड़दंग को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि पहले कांवड़ यात्रा शांति और भक्ति भाव से होती थी। एक तरफ रस्सियों से रास्ता तय होता था और जिसमें कांवड़ यात्रा चलती थी और दूसरी तरफ ट्रैफिक। लोग श्रद्धा से आते थे, कोई झगड़ा नहीं होता था। उन्होंने आरोप यह भी लगाया है कि जब से राज्य में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार आई है तब से कांवड़ यात्रा में अराजकता बढ़ी है। करण माहरा का कहना है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि सनातन धर्म को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे, लेकिन कुछ मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बनाने वालों की वजह से माहौल पूरे तरीके से बिगड़ रहा है और जिससे सनातन संस्कृति को नुकसान हो रहा है। होता था, रस्से लगे रहते थे, एक साइड कांवड़ चलती थी, एक तरफ ट्रैफिक चलता था, कोई अराजकता नहीं थी, लोग भक्ति भाव से आते थे, कोई झगड़े फसाद देखने को नहीं मिलते थे। अब जब से भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन आया है तब से इस तरीके की घटनाएं बढ़ी हैं और कांग्रेस ये चाहती है कि सनातन धर्म को किसी भी तरीके की हानि ना हो। जो इससे माहौल बन रहा है मीडिया और जो लोग अपने वीडियोस बना के डाल रहे हैं, उससे निश्चित ही कहीं ना कहीं सनातन धर्म को नुकसान हो रहा है। अब खबर रामनगर से है, जहां पीएनजी महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने महाविद्यालय परिसर में आवासीय भवन निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इस योजना के तहत 8 करोड़ रुपए की लागत से 12 आवासीय कक्ष बनाए जाएंगे और जिसमें 8 कक्ष शिक्षकों के लिए तो वहीं 4 कक्ष नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए होंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर प्यारेलाल नंदकिशोर गलवालिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर MC पांडे ने बताया कि लंबे समय से महाविद्यालय में शिक्षकों के रहने के लिए कोई सुविधा नहीं थी और इस कारण कई शिक्षक पास के शहरों में रोजाना आना जाना करते थे या उन्हें महंगे और असुविधाजनक मकानों में रहना पड़ता था। उन्होंने बताया कि शिक्षकों के उनके स्तर के अनुरूप आवास नहीं मिल पा रहे थे और जिससे काफी दिक्कतें हो रही थी। अभी हमने गैलरियां शुरू कर रहे हैं। रामनगर महाविद्यालय में अभी तक टीचर्स के रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और इसकी वजह से काफ़ी टीचर या तो आसपास के शहरों से आना जाना करते थे या शहर में असुविधाजनक या कम व्यवस्थाओं वाले मकानों में रहने के लिए मजबूर थे या उनके स्तर के मकान उन्हें नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने रामनगर महाविद्यालय के लिए आवासीय भवन की व्यवस्था की है और हमारा प्रस्ताव था जिसमें 8 प्राध्यापकों के लिए और 4 शिक्षणेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए 12 रेजिडेंसेस बनाने का हमारा प्रस्ताव था और हम धन्यवाद करते हैं उत्तराखंड शासन का कि उन्होंने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है और हमारी ये योजना सफल हुई है और लगभग 8 करोड़ रुपए इस बिल्डिंग में लगने वाले हैं। इसकी अभी हमारा प्रारंभिक प्रस्ताव गया था, अब उसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन करके शासन को जाएगी और धनराशि स्वीकृत हो चुकी है इसमें और 8 करोड़ के लगभग हमारा प्रस्ताव था। अब उसमें अगर कुछ उनकी जो टेक्निकल कमेटी है हो सकता है उसमें कुछ परिवर्तन करे, लेकिन लगभग 8 करोड़ रुपए का धनराशि महाविद्यालय को जारी की जाएगी, जिसमें 8 टीचर्स के रेजिडेंस बनेंगे और 4 नॉन टीचिंग के रेजिडेंस बनेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पूरे जोश और श्रद्धा के साथ चल रही है, तो वहीं आपको बता दें कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। खास करके हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग अपने कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहा है, तो वहीं देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम यात्रा में कैंप की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ डॉक्टर्स और नर्सों की तैनाती पहाड़ों के क्षेत्रों में भी की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मदरसों में छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। आपको बता दें कि सीएम ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और जांच की जिम्मेदारी विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण डॉक्टर पराग मधुकर थकाते को सौंपी गई है। तो आपको बता दें कि शुरुआती जांच में
ही बड़ा खुलासा हो गया है। कुछ गैर अल्पसंख्यक स्कूलों को अल्पसंख्यक विद्यालय दिखाकर फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति प्राप्त की गई, तो वहीं सरस्वती शिशु मंदिर, हाई स्कूल जैसे संस्थान भी इस गड़बड़ी में शामिल पाए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ अफसरों और संस्थानों की मिलीभगत से योजनाओं का दुरुपयोग हो रहा है। तो वहीं उधम सिंह नगर जिले में 2021 से 22 और 22 से 23 के दौरान राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर दर्ज 6 शिक्षण संस्थानों के 456 छात्रों को प्रविष्टियां संदिग्ध है वो पाई गई थी। उत्तराखंड में हर साल की तरह इस बार भी मानसून तबाही लेकर आया है। आपको बता दें कि अभी तक केवल 2/3 मानसून बीता है, लेकिन राज्य में भारी क्षति हो चुकी है। 1 जून से अब तक प्राकृतिक आपदाओं में 25 लोगों की मौत, तो वहीं 18 लोग घायल और 8 लोग लापता हैं। आपको बता दें कि पशु हानि की बात करें तो लगभग 80 पशुओं की मौत हो चुकी है, तो वहीं 3 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, 10 गौशालाएं बह गई और 258 हर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आपको बता दें कि रोड एक्सीडेंट में भी 63 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 193 घायल हुए हैं। सब सड़कें जो है सबसे अधिक प्रभावित हुई है और अब तक 1300 से ज्यादा सड़कें पूरे तरीके से बंद हो चुकी है, जिसमें से 58 अभी भी पूरी तरह से अवरुद्ध है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस पर जानकारी देते हुए यह भी बताया कि PMGSY की 32, BWD की 22 और BRO की 1 और 3 राज्य मार्ग पूरे तरीके से बंद है और जिन्हें खोलने का कार्य लगातार जारी है। स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। के बारे में बताना चाहूँगा कि अभी तक 1300 से ज़्यादा सड़कें बंद हुई हैं, जिसमें से अधिकांश सड़कों को खोल दिया गया है। वर्तमान में हमारे सभी नेशनल हाईवे, सभी स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स सारे के सारे खुले हुए हैं। कुछ PWD की सड़कें बंद हैं, जिनको खोलने के लिए युद्धस्तर पर कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार से कुछ सड़कें PMGSY की बंद हैं, उनको खोलने के लिए भी कार्रवाई युद्धस्तर पर जारी है। जहाँ रास्ता अक्सर बंद रहता है, सभी जगह आवश्यकता अनुरूप JCB मशीनें और मैन पावर तैनात हैं। वो रास्ता बंद होता है और हम 15-20 मिनट में रास्ता खोलने की कार्रवाई करते हैं। वो डिपेंड करता है कि मलबा कितना आया है। ज़्यादा मलबा आया तो कहीं कहीं टाइम भी लग रहा है, कहीं 2-3 दिन भी लगे हैं, और कहीं अगर मेजर लॉस होता है, जैसे उत्तरकाशी में हुआ था, तो उसमें हमें करीब 1 हफ्ते का समय लगा। लेकिन अधिकांश सड़कों को हम आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में खोल पा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।